हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम ऐसे टेलीकॉम कंपनी का एनालिसिस करेंगे जो इंडिया में सबसे पहले 4G लेके आया था। तो इस कंपनी का नाम है भारती एयरटेल। आप सभी को पता होगा कि भारती एयरटेल सबसे पहले इंडिया में 4G लेके आया था। तो आज हम उसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी में अभी सही टाइम है कि नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारती एयरटेल कंपनी क्या काम करती है। भारती एयरटेल कंपनी क्या काम करती है ये मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि भारती एयरटेल एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि आपको क्या कहते हैं कि वॉइस और डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू वायरलेस एज वेल एज फिक्स्ड लाइन नेटवर्क। मतलब क्या कहते हैं ये वाईफाई की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और टेलीकॉम यानी कि जो आपके फ़ोन के अंदर जो सिम लगती है वैसी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है। मतलब आप अपने फ़ोन से किसी को भी कॉल कर सकते हो, वो सिम प्रोवाइड करवाने का ये काम करता है। उसके अलावा ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे एयरटेल भी अपने क्या कहते हैं कि वो डिश टीवी वाले सेक्टर में घुस रहा है और डिश टीवी के साथ वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी देगा, जो कि अपने जियो गीगा फाइबर के अंदर जो सर्विसेज मिल रही है वैसे एयरटेल भी कुछ ही समय में वैसी सर्विसेज लाने का सोच रहा है। अब हम इसके कुछ सेक्टर्स देख लेते हैं। मेन इसके जो फाइनेंशियल्स है कंपनी के रेशियो उसको देख लेते हैं। अगर हम कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो कंपनी की जो पी रेशियो है वो है -6.29। -6.29 का मतलब ये है क्योंकि जो कंपनी है वो अभी लॉस चल रहा है कंपनी के अंदर। तो जो अगर किसी भी कंपनी का अगर कोई भी कंपनी अगर लॉस में चलती है तो उसका पी रेशियो माइनस में होता है। तो कंपनी ऐसे देखा जाए तो पिछले 4 सालों से तो लगातार प्रॉफिट में थी, लेकिन इसी साल मतलब 2020 में कंपनी को एक अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और इसका कारण आप सभी जानते हो कि जियो मार्केट में एक डोमिनेंट सेक्टर बन चुका है और जियो को एक कम्पीट करने के लिए एयरटेल और वोडाफोन को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तब जाके भी वो उससे नहीं जीत पा रहे हैं। और अगर हम सेक्टर के पीई की बात करें तो वो -9.36 है। अगर हम इसके सेक्टर का जो पीई है वो माइनस में इसलिए है क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में वो सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही है, क्योंकि जियो अभी तक लिस्टेड नहीं है और क्योंकि इसलिए इसमें रिलायंस का जो फैक्टर है वो नहीं आता है। जबकि आप रिलायंस की बैलेंस शीट को देखोगे तो जियो से कंपनी को एक रेवेन्यू प्रॉफिटेबल में ही रह रही है अगर उसके जियो के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो इसके सेक्टर का पी यानी कि जो वोडाफोन कंपनी है उससे तो भारती एयरटेल एक अच्छी खासी कंपनी है। मतलब जियो के बाद अगर आप कोई अच्छी कंपनी की बात करते हो टेलीकॉम में तो भारती एयरटेल एक टॉप क्लास कंपनी है। वोडाफोन आइडिया के लिए मैं आपको उसकी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे हम। और अगर हम इसके पीबी रेशियो की बात करें, अभी शेयर एक अच्छा खासा गिरा हुआ है। अभी मतलब फिलहाल हाल ही 2-3 हफ्तों में शेयर 150 रुपये के लगभग गिर चुका है। इसलिए इसके पीबी रेशियो जो इसका पीबी रेशियो भी निकल के आता है वो है 2.20। पहले इसका पीबी रेशियो लगभग 3 टाइम्स था और अभी इसमें अच्छी खासी क्या कहते हैं गिरावट देखने को मिली है। तो अभी ये शेयर थोड़ा एक लेने लायक हो चुका है। और अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये जो भारती एयरटेल है 0.48% तक का डिविडेंड देती है। और अगर हम इसके सेक्टर के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सेक्टर में 1.58% है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक एट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं मिलता है इस कंपनी के अंदर। तो एक डिविडेंड के लिए आप जिस कंपनी के लिए ढूंढते हो इन्वेस्ट करने के लिए तो ये कंपनी डिविडेंड के लिए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। और ये जो कंपनी है ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस कंपनी की 2,18,904 यानी कि मोटा 2,18,905 का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आप देखिए कि जो कोई कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लगभग 2,20,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि बहुत बढ़िया बात होती है। 2 लाख से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन किसको बोलते हैं। और अगर इसके बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू अभी है 185.27। तो इसके 185.27 अभी बुक वैल्यू है, तो इसकी 2.2 टाइम इसकी अभी मार्केट वैल्यू चल रही है। अगर इसके डिविडेंड परसेंट की बात करें तो डिविडेंड की तो मैंने आपको अभी बताया था कि कंपनी इतने बढ़िया डिविडेंड नहीं देती है।
हाँ, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था। कंपनी की अगर आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखेंगे तो 2017 में कंपनी को एक मोटा अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। आप देखिए कंपनी को इतना अच्छा रेवेन्यू मिला है और इतना बढ़िया कंपनी को प्रॉफिट मिला है। और फिर 2018 में जैसे ही जियो मार्केट में आ गया था, पूरी कंपनी की वाट लग चुकी थी। आप देखिए कंपनी को नियो के बराबर प्रॉफिट हुआ है और रेवेन्यू को देखेंगे आप तो लगभग 14% कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है, जो कि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अगर जल्दी ही कोई फैसला नहीं लेती है और जियो से कम्पीट करने के लिए अगर वो कुछ सॉल्यूशन नहीं लाती है तो कंपनी को मार्केट में खड़े रहने के लिए भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप थर्ड ईयर में देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू था वो तो स्टेबल था, लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो लगभग 50% गिर गई थी, जो कि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा था कि उसके बाद अगले जो कंपनी के अगले साल का जो रिजल्ट होगा वो कंफर्मली है ना, क्या कहते हैं कि अगर कंपनी अच्छे से कोप अप नहीं कर पाती है तो वो नेगेटिव में ही आएगा, मतलब लॉस ही आएगा कंपनी को। और वैसा ही हुआ। आप देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भले ही बढ़ा, लेकिन कंपनी की आप लॉस को देखिए, कम से कम 32.18 थाउजेंड करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है। तो अब ये सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि जियो मार्केट में एक बहुत बड़ा डोमिनेंट सेक्टर बन चुका है और जियो को कम्पीट करने के लिए एयरटेल और वोडाफोन को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके ऊपर मेन रीज़न ये है क्योंकि जो भारतीय एयरटेल और जो वोडाफोन आइडिया है, ये जब 4G सेक्टर लेके आए थे तो इनको लगा कि 5G सेक्टर इंडिया में बहुत लेट आएगा, तो इन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा लेके पैसे खर्च कर दिए। लेकिन उसके बाद अंबानी ने कुछ ऐसा किया, पहले आपको पता होगा कि 450 रुपये में 1 GB डेटा मिलता था, लेकिन अंबानी के आने के बाद वही अभी 450 GB 3 महीने का रोज का अनलिमिटेड डेटा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर बन गया, क्योंकि इन्होंने उस वक्त बहुत पैसा लगा चुका था, पैसा इन्होंने लगा दिया था, अभी फिर उनके पास और इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो इसलिए कंपनीज को थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये अभी थोड़ा ये कोप अप नहीं कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से जियो आगे 3-4 साल तक और डोमिनेट करता रहेगा। अब इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स यानी कि जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम इसके बड़े बड़े लोगों की होल्डिंग को देखें तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 56.22%, म्यूचुअल फंड के पास 12%, DII के पास 18%, FII के पास 20%। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इसके अंदर 5% की होल्डिंग ही है। तो अभी इसके अंदर अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने देखा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास लगभग इसमें 8% की होल्डिंग थी। तो इसका मतलब ये है कि जो 3% की जो होल्डिंग्स है वो रिटेल इन्वेस्टर्स लोग निकल चुके हैं, उनको डर लगने लग गया है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो आपके जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स को ये डर जरूर बैठ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से जब बड़े लोगों को इस कंपनी के अंदर इतना ट्रस्ट है तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं कि ये कंपनी थोड़ा आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि इन बड़े लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कंपेयर टू अस। और ये देखिए कंपनी की टॉप लाइन देखिए आप, अगर हम कंपनी की टॉप लाइन देखें तो कंपनी की टॉप लाइन तो इंक्रीज हुई है। आप देखिए पिछले 18, 19, 20 तीनों साल में कंपनी की जो टॉप लाइन है वो स्टेबल रही है, मतलब ना तो ज़्यादा बड़ी है और नहीं घटी है। लेकिन बात तब आ जाती है कि जो कंपनी की जो बॉटम लाइन है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। आप ये देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 19 से 20 के कंपैरिजन में बढ़ी है, लेकिन अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो लॉस में आता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कंपनी अपने ऑपरेशन से तो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी पे अभी इतना एक्सपेंस लग रहा है कि वो अपने क्या कहते हैं कि एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर धीरे धीरे ये लॉस अगर कम दिखता है अपन को तो वो सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी 1-2 साल में एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी हो जाएगी और आगे जाके वो जियो तक को कम्पीट कर पाएगी। अब इसके हम पर शेयर रेशियोज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इसके पर शेयर यानी कि अर्निंग पर शेयर बेसिक EPS की बात करें तो बेसिक EPS का भारी गिरावट देखने को मिली है 2020 में, और अर्निंग पर शेयर सीधी बात है कि वो गिरेगा। अब वो क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि कंपनी इतना भारी लॉस कर रही है और इस केस में अर्निंग पर शेयर गिरने वाला ही है, सीधी सी बात है। और अगर हम कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी 19 से 20 में खासी गिरी है। तो सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अगर वापिस कंटिन्यूसली लॉस करती है तो सीधी बात है कि कंपनी के अंदर खतरा है।
और अगर कंपनी का लॉस धीरे धीरे कम होता जाता है तो एक बात ये भी हो सकती है कि कंपनी धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म भी करने लग जाएगी। अब इसके मार्जिन रेशियोज की बात करते हैं। अगर इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लगभग हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ा अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। अच्छा खासा तो नहीं, लेकिन इस सेक्टर के अंदर थोड़ा मार्जिन कम है तो उसके हिसाब से ये मार्जिन सही है। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरा है, वो तो आपको पता ही है क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्यों गिरा है। क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन मेन गिरने का कारण यही है क्योंकि क्या कहते हैं कि जियो के आने के बाद कंपनी का जो पूरा सेक्टर है, पूरा जो काम है वो पूरा उलट पलट हो चुका है और इसके ऊपर कंपनी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करे और कैसे अपनी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए। अब इसके CAGR सेल्स परसेंटेज को देखें तो CAGR सेल्स परसेंटेज पिछले 3 सालों से माइनस में रहा है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो हर साल थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं और यानी कि मेन जो कंपनी जियो है उसको स्विच कर रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो कंपनी है वो क्या कहते हैं जिस प्राइस पे जियो सर्विसेज दे रहा है, ऑफर कर रहा है, उस प्राइस पे भारतीय एयरटेल सर्विसेज नहीं दे पा रहा है क्योंकि उन्होंने इतना पैसा